नमस्कार। सोचिए, एक पूरा साम्राज्य हिल चुका है। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश राज की नींव को हिलाकर रख दिया था, और इसके जवाब में जो आया वो सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला एक कदम था। 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ये कहानी है कि कैसे एक बहुत बड़े संकट ने शासन करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। तो सवाल ये है कि जब इतना बड़ा विद्रोह हो जाए तो आगे क्या होता है? सत्ता में बैठे लोग क्या करते हैं? क्या वो और सख्ती अपनाते हैं या फिर अपना रास्ता बदलते हैं? ब्रिटिश भारत में इसी एक सवाल ने 1861 के एक्ट को जन्म दिया। चलिए पता लगाते हैं कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुना। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1857 के महाविद्रोह से। ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक झटका नहीं, बल्कि एक जबरदस्त वेकअप कॉल था। उन्हें ये साफ साफ समझ आ गया था कि भारत पर अब पुराने तरीकों से राज नहीं किया जा सकता। इस विद्रोह ने एक बात तो शीशे की तरह साफ कर दी थी कि भाई, सिर्फ डंडे के जोर पर इतने बड़े देश को नहीं चलाया जा सकता। ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हो गया कि अगर उन्हें यहाँ लंबे समय तक टिकना है तो भारतीयों का सहयोग, उनका कोऑपरेशन हासिल करना ही होगा। तो ये मजबूरी भी थी और कह सकते हैं कि एक नई चाल भी। और यहीं से जन्म हुआ एक नई पॉलिसी का, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, या कहें सहयोग की नीति। सोचिए जरा, जो साम्राज्य कल तक सिर्फ जीत और कब्जे पर टिका था, वो अब सहयोग की भाषा बोल रहा था। अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि सिस्टम को बचाए रखने का यही एक तरीका है कि भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो ये पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन थी क्या चीज? असल में ये एक बहुत ही स्मार्ट ब्रिटिश स्ट्रेटजी थी। मकसद सीधा था, भारतीयों को लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाओ ताकि देश का एडमिनिस्ट्रेशन सेफ रहे। और यहीं से आप कह सकते हैं भारत के सारे संवैधानिक सुधारों की नींव पड़ी। अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। 1861 का ये एक्ट पता है क्या कर रहा था? ये पिछले 100 साल से चली आ रही एक पूरी पॉलिसी को पलट रहा था। मतलब 1773 से पावर लगातार एक जगह सेंटर में जमा हो रही थी। 1833 तक तो ये अपने पीक पर थी, लेकिन 1857 ने सब बदल दिया। अब इस सेंट्रलाइजेशन को तोड़ना जरूरी हो गया था, और यहीं से शुरू हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी सत्ता के बंटवारे का दौर। तो इस एक्ट के केंद्र में दो बड़े आइडिया थे, रिप्रेजेंटेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी प्रतिनिधित्व और विकेंद्रीकरण। यहीं से पहली बार भारतीयों की आवाज के लिए सरकार के दरवाजे थोड़े से खुल रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी। पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जा रहा था। इसी ने प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। आज शायद ये एक छोटा सा स्टेप लगे, लेकिन यकीन मानिए, उस जमाने के हिसाब से ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। और ये सिर्फ कागज पर नहीं रहा। 1862 में वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने इसे असलियत में बदला। उन्होंने 3 इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। कौन थे ये लोग? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। सोचिए, इतिहास में ये पहला मौका था जब भारतीय उस टेबल पर थे जहां देश के कानून बन रहे थे। इससे हुआ क्या? इससे पावर का पूरा बैलेंस ही बदल गया। देखिए, 1861 से पहले क्या था? सारी लेजिस्लेटिव पावर सेंटर के पास थी। बॉम्बे और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसी से उनकी कानून बनाने की पावर छीन ली गई थी। लेकिन इस एक्ट ने इस पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर दिया और उनकी पावर उन्हें वापस दे दी। ये डिसेंट्रलाइजेशन की एक जबरदस्त शुरुआत थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये बदलाव सिर्फ बॉम्बे और मद्रास तक नहीं रुका। धीरे धीरे पहले बंगाल में, फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में और फिर पंजाब में भी नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। मतलब गवर्नेंस अब धीरे धीरे प्रांतों तक फैल रही थी। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं ना। तो एक तरफ तो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि असली पावर, मतलब अल्टीमेट पावर, अभी भी वाइसरॉय के ही हाथ में थी। इसको समझने के लिए पोर्टफोलियो सिस्टम को देखना होगा। इस एक्ट ने इसे कानूनी पहचान दी। अब होता ये था कि वाइसरॉय की काउंसिल का हर मेंबर एक एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता था, एक तरह से मंत्री जैसा, और वो अपने डिपार्टमेंट के फाइनल ऑर्डर दे सकता था। हाँ, इससे काम तो जरूर तेज हुआ, लेकिन पावर कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट गई। और अगर फिर भी कोई डाउट था कि असली बॉस कौन है, तो इस एक्ट का एक प्रोविजन सब साफ कर देता है। इसने वाइसरॉय को ये पावर दी कि वो इमरजेंसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछे बिना सीधा ऑर्डिनेंस, यानी अध्यादेश, जारी कर सकता था। मतलब साफ था,
जब हालात सीरियस हो तो वाइसरॉय का कहा ही कानून होगा। और ये कोई छोटी मोटी पावर नहीं थी। वाइसरॉय का एक ऑर्डिनेंस पूरे 6 महीने तक लागू रह सकता था। तो ये दिखाता है कि रिप्रेजेंटेशन तो ठीक है, लेकिन कंट्रोल का फाइनल रिमोट वाइसरॉय के ही पास था। तो आखिर में इस लैंडमार्क एक्ट की लेगेसी क्या है? हम इसे कैसे याद रखें? कह सकते हैं कि ये भारत की सेल्फ गवर्नेंस की लंबी सड़क पर पहला और शायद सबसे जरूरी कदमों में से एक था। इसे भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क कहा जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहीं से भले ही बहुत छोटे पैमाने पर पावर में भारतीयों की भागीदारी का सफर शुरू हुआ था। तो चलिए इस पूरी बातचीत के की पॉइंट्स को फटाफट समेट लेते हैं। पहला, इसने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का रास्ता खोला। दूसरा, इसने सेंट्रलाइजेशन के सालों पुराने ट्रेंड को पलट दिया। लेकिन तीसरा और सबसे जरूरी, इसने रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद अल्टीमेट पावर वाइसरॉय के पास रखी। एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश की गई और इसी कॉन्सेप्ट ने आगे चलकर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता की जमीन तैयार की। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, क्या 1861 का ये एक्ट एक असली पार्टनरशिप की तरफ पहला कदम था, या फिर कंट्रोल करने का एक ज्यादा स्मार्ट तरीका? शायद इसी सवाल के जवाब में इस एक्ट की पूरी कहानी छिपी है।